हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 34वां भाग। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। अनुषा ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया और लंच के समय भी अपने कमरे में नहीं निकली। निर्भय अपने पापा मम्मा के साथ बातें करने में, टीवी देखने में व्यस्त था। उसे कमरे में जाकर अनुषा से बात करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी, इसीलिए खुद को व्यस्त रखा। आज खुद को काफी भार मुक्त और बंधन मुक्त महसूस कर रहा है। बहुत समय के बाद ऐसा दिन मिला उसे, वरना हमेशा काम और अनुषा का अनुशासन, दोनों से ही वो काफी परेशान होने लगा था। निर्भय की दादी और नानी ने लंच कर लिया। उसके बाद लंच टेबल पर जूही और आदित्य और निर्भय अनुषा के लिए इंतजार कर रहे थे। सबने सोचा कि भूख लगेगी तो वो लंच टेबल पर अवश्य आ जाएगी, मगर ऐसा हुआ नहीं। हार कर जूही ने कहा, निर्भय तुम जाओ, अनुषा को बुलाकर ले आओ, नाराज होकर बैठी है। जूही की बात सुनकर आदित्य ने कहा, नाराज क्यों हो गई? तुमसे लड़ाई हो गई क्या निर्भय? पापा से बात छुपाने के लिए निर्भय ने कहा, हाँ थोड़ी सी लड़ाई हो गई। फिर तो तुम्हें उसे मनाना चाहिए, जाओ मनाकर ले आओ। बड़ी सरलता से आदित्य ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा। छोटी छोटी बात पर मुंह फुला लेती है। मुझे भूख लग रही है मम्मा, मैं खा रहा हूँ। मम्मा पापा आप दोनों भी लंच कर लो, उसे जब भूख लगेगी तो खुद ही आकर खा लेगी। वो भी कोई मेहमान तो है नहीं कि आवभगत करनी पड़ेगी। उसे छोड़कर कैसे खा ले बेटा? घर में कोई भूखा रहे और हम लोग खाना खा ले, ऐसा कभी हुआ है क्या? मैं ही जाती हूँ, उसे बुलाकर लाती हूँ, तुम दोनों खा लो, मैं उसके साथ खा लूंगी। जूही उठकर चली गई अनुषा को बुलाने के लिए। दरवाजा आधा खुला हुआ था। जूही ने देखा अनुषा चुपचाप बिस्तर पर लेटी हुई है। दरवाजे पर नॉक करके वो कमरे के अंदर आई और धीरे से कहा, अनुषा बेटा चलो लंच के लिए, सब लोग तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे हैं। खरी खोटी बातें सुनाकर आप मुझे मनाने आए हैं। आपका लाडला बेटा निर्भय क्यों नहीं आया? जरूर उसे आपने आने नहीं दिया होगा। आपका आज्ञाकारी बेटा है तो आपकी बात अमान्य कैसे कर सकता है? मौका मिलते ही अनुषा बरस पड़ी। निर्भय कोई छोटा सा बच्चा है क्या जो मेरी बात सुनेगा? और मैं उसे क्यों मना करूंगी? मैंने खुद ही कहा था उसे तुम्हें बुलाने के लिए, मगर उसने सीधा मना कर दिया। तुम दोनों के बीच में मैं पड़ना नहीं चाहती। तुम लोग अभी काफी मेच्योर हो और अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर सकते हो। आपकी मीठी बातों में मैं नहीं आने वाली। सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर इतना भाषण नहीं देती तो हम दोनों ब्रेकफास्ट करके ऑफिस निकल जाते। आपकी मीठी मीठी बातें सुनकर आपके बेटे का कर्तव्य भावना जाग उठी, तभी तो ऑफिस नहीं गया। कोई अगर कर्तव्य भावना भूल जाए तो उसे याद दिलाना पड़ता है, और मुझे मालूम है निर्भय किसके कारण कर्तव्य भावना भूल रहा है। आप कहना क्या चाहती है? निर्भय मेरे कारण कर्तव्य भूल गया? मैंने तो तुम्हारा नाम भी नहीं लिया, तुम्हारे मन की गिल्टी तुम्हें कहने पर मजबूर किया। जब अपनी गलती समझ में आए तो गलती सुधार लेनी चाहिए, इसी में सबकी भलाई है। आप किसी की भलाई नहीं सोच सकती, आखिर आप निर्भय की सौतेली माँ ही तो है, इसीलिए तो मुझे बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ या फिर तुम मुझे बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो? ये बात अपने मन से पूछो। अगर तुम सही होती तो तुम्हारे मम्मी पापा भी तुम्हें गलत नहीं ठहराते और ना ही तुमसे नाराज होते। अनुषा बेटा, अब भी समय है, परिवार के साथ मिलकर रहना सीखो, उसी में खुशी मिलेगी, उसी में शांति। कहीं ऐसा ना हो पानी सर के ऊपर से निकल जाए और तुम हाथ मलती रह जाओ। पहेलियां क्यों बुझा रही हो? सीधा कहो ना कि निर्भय मुझसे अलग हो जाएगा। हो जाना है तो हो जाए, मुझे परवाह नहीं। अमेरिका जाकर अच्छी नौकरी मिल जाएगी मुझे। क्या इसीलिए तुमने शादी की थी? आपको कैफियत देनी पड़ेगी क्या? किस लिए शादी की थी? मैंने निर्भय से शादी की थी, उसी से निपट लूंगी। आप बीच में क्यों आती हो? निर्भय हमारा बच्चा, उसके साथ अगर बुरी घटना घटित हो तो हम कैसे चुप रह सकेंगे? अभी तक तो निर्भय के पापा कुछ भी नहीं पता, उनको पता चलेगा पता नहीं क्या रिएक्शन देंगे। मैं किसी से नहीं डरती, आपको जो भी कहना है पापा से कह सकती है। क्या पापा मुझे घर से निकाल देंगे? दे भी सकते हैं। पापा और निर्भय दोनों तो आपके इशारों पर ही नाचते हैं। आपने तो दोनों पर जादू कर रखा है, दोनों को जादू के जाल में फंसाकर खुद इस घर में राज कर रही हो। माँ बेटी दोनों जादूगरनी हो। निर्भय मेरा बेटा है, उस पर मैं क्यों जादू करूंगी? आदित्य मेरे हस्बैंड है, हस्बैंड पर कोई जादू करता है क्या? प्यार से तो किसी का भी दिल जीता जा सकता है। तुम भी प्यार से सबका दिल जीतने की कोशिश करो, तुम भी इस घर में राज कर सकती हो।
मैं भी यही चाहती हूँ कि इस घर की सारी ज़िम्मेदारी तुम ले लो और मुझे मुक्ति दे दो। अब मैं ज़्यादा घर गृहस्थी में उलझना नहीं चाहती। आप जीतने कहाँ देती हो किसी का दिल। निर्भय का दिल जीतने की कोशिश कर रही थी मगर बीच में आप खुद पड़ी। आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ इसीलिए दोनों के बीच में लड़ाई शुरू करवा दी। तुम निर्भय का दिल प्यार से कहाँ जीत रही थी, तुम तो हावी हो रही थी उस पर ताकि वो उसे हमसे बात करने की फुर्सत ही ना मिले। ऐसा करके तुम निर्भय को हमसे दूर नहीं कर सकती। अगर निर्भय को खुश करना है तो तुम्हें घर के सब लोगों से मिलकर रहना पड़ेगा। निर्भय को इतना मूर्ख क्यों समझा है तुमने? उसे कुछ समझ नहीं आता क्या? सब समझ रहा है मगर लड़ाई के डर से चुप है। मैं कहाँ झगड़े करवा रही हूँ, मैं तो झगड़ा मिटाने की कोशिश कर रही हूँ, इसीलिए तुम्हें बुलाने आई, वरना निर्भय तो मना कर रहा था। मम्मा का चमचा जाकर मम्मा के पल्लू में छुप गया। पहले इतना कुछ पता होता तो मैं कभी निर्भय से शादी नहीं करती। तुम कहना क्या चाहती हो अनुषा बेटा, स्पष्ट क्यों नहीं कहती? तुम अगर चाहती हो कि निर्भय के साथ अलग से रहना है तो तुम इस घर में तुम दोनों रहो। हमारा एक और घर है, हम वहाँ जाकर रहेंगे। जिससे तुम्हें खुशी मिले वही काम करेंगे, मगर निर्भय को इस तरह दुख मत दो। उसका दुख हमसे देखा नहीं जाता। बचपन में अपनी माँ को खोकर उसने बहुत दुख देखा है। अब मैं उसे दुखी नहीं देखना चाहती। माँ से अलग होने का कारण भी तो आप ही हो। हाँ, मैंने मान लिया सारी गलती मेरी है, इसीलिए तो कह रही हूँ तुम दोनों यहाँ पर रहो। हम लोग दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएंगे, मगर अभी गुस्सा थूको और लंच करने चलो। आप जाइए, आपका भाषण सुनने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। मुझे लंच नहीं करना, बार-बार कह रही हूँ मुझे लंच नहीं करना। फिर भी आप बेशर्म यहाँ खड़ी हो। वैसे कहने से भी क्या फ़ायदा, आप बेशर्म हो ये तो सबको मालूम है। बेशर्म नहीं होती तो अनमैरिड माँ नहीं बन सकती थी। अब बड़ी-बड़ी भाषण दे रही हो। इतनी बड़ी गलती करने के बाद ज़िंदा कैसे हो? आपको तो सुसाइड कर लेना चाहिए था। बुढ़ापे में पापा से शादी करके बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल सेट किया है। निर्भय के साथ-साथ पापा को भी जादू के जाल में फँसा लिया। माँ बेटी दोनों जादूगरनी हो। अब तो आप दोनों की नज़र संपत्ति पर भी है। 50% संपत्ति अपनी बेटी को देना चाहती हूँ ताकि जिंदगी भर ऐश कर सकूँ, मगर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। अनुषा ने अपने मन में जमी नेगेटिव सोच की भड़ास निकाल दी। मुझे इस संपत्ति का कोई लालच नहीं। मैं भी अच्छा खासा कमाती हूँ, बहुत रिस्पेक्ट मिलता है मुझे। आशा करती हूँ लेखा भी अपनी लाइफ का निश्चय ढूंढ ही लेगी। इस संपत्ति में उसे भी कोई लगाव नहीं है। हम दोनों इस घर में आना नहीं चाहते थे, हमें लाया गया है। निर्भय और आदित्य मिलकर हमें यहाँ पर ले आए, वरना मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी। तुम्हारे मन में गलतफहमी किसने भर दी? निकाल दो इस गलतफहमी को। निर्भय के साथ अच्छे से रहो, उस पर हावी होने की कोशिश मत करो। बहुत शांत और अच्छा लड़का है, मगर जब गुस्सा हो जाएगा तो उसे मनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। निर्भय पापा के सामने देवी बनकर बैठी हो, मगर पीछे पीछे किसी खलनायिका से कम नहीं हो। दोनों माँ बेटी संपत्ति हड़पने के इंतजार में हो, इसीलिए तो हमेशा मीठी मीठी बातें निकलती है मुँह से। चापलूसी करना तो कोई आपसे सीखे। अनुषा की बात सुनकर गुस्से में जूही का पूरा शरीर थर-थर कांपने लगा। आंखें लाल होने लगी, जैसे आंखों में गुस्से का अंगार निकल रहा हो। उसने बहुत ऊंची आवाज में चिल्लाकर कहा, अपनी जुबान पर लगाम दो गुस्ताख लड़की, अपनी सीमा मत लांघो। जो बातें तुम अपनी जुबान से निकाल रही हो, ऐसी बातें करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। मैंने क्या किया क्या नहीं किया ये सब मेरा अपना मामला है, मैं उससे निपट लूंगी। 2 दिन हुए हैं तुम्हें इस घर में आए हुए, आकर पूरे घर में अशांति फैला दी। अगर निर्भय को पता चला कि तुमने मेरा इस तरह अपमान किया तो तुम्हारा क्या होगा मुझे नहीं पता। आदित्य जितना अच्छा इंसान है उतना बुरा भी। शांति से सब कुछ देख रहा है, सुन रहा है। अगर उसे पता चल गया तो पता नहीं क्या करेगा। खासकर लेखा के बारे में कोई भी गलत बात वो बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे कोई भी हो। मैंने गलती की तुम्हें बुलाने की। तुम ऐसी लड़की हो ही नहीं कि तुम्हें प्यार से मनाया जाए। खाना है कि नहीं ये तुम्हारी बिल्कुल पर्सनल बात है। खाना टेबल पर रखा है, जब मर्जी हो खा लेना। गुस्से में जूही तेज कदमों से चलकर डाइनिंग टेबल पर आकर चुपचाप बैठ गई। आदित्य ने ब्रेकफास्ट कर लिया और जाकर ड्राइंग हॉल में बैठ गया। निर्भय अभी भी अपनी मम्मा के लिए इंतजार कर रहा था। मम्मा की हालत देखकर वो समझ गया, जरूर अनुषा ने कोई अपमानजनक बात कही होगी। क्या हुआ मम्मा, आप काफी अपसेट दिख रही है, क्या कहा अनुषा ने? कुछ नहीं, तुम ब्रेकफास्ट कर लो। आप नहीं करोगी क्या? आ जाओ दोनों मिलकर करते हैं। तुम खा लो निर्भय बेटा, मैं बाद में खा लूंगी। निर्भय ने प्लेट में से ब्रेकफास्ट परोस कर मम्मा के सामने रखते हुए कहा, लो आपको भी खाना है, नहीं तो मैं भी नहीं खाऊंगा। निर्भय का इतना प्यार देखकर जूही ने जैसे ही नजरें उठाई तो बूंदें लुढ़क कर गालों पर आ गिरी। निर्भय ने आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे पता है अनुषा आपको क्या कहकर अपमान कर सकती है। आपकी सबसे नाजुक भावना पर चोट की होगी उसने, वो और कर भी क्या सकती है। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे निर्भय जिससे घर की शांति भंग हो।
अब मैं छोटा नहीं हूँ, मेरा मामला मुझे ही निपटने दो। चलो दोनों मिलकर नाश्ता करते हैं। निर्भय ने मुस्कुराकर मम्मा की ओर देखा तो जूही भी बिना मुस्कुराए रह न सकी। लंच करने के बाद जूही, आदित्य और निर्भय तीनों मिलकर बिजनेस की बातें, इधर-उधर की बातें, लेखा और शंकर की शादी कब करनी है इस बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज बहुत दिनों के बाद तीनों मिलकर इस तरह खुलकर बातें कर रहे हैं और तीनों बहुत खुश हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पुराना समय फिर से लौट आया है घर में। बातें करते-करते कब 4 बज गए किसी को पता ही नहीं चला। अचानक निर्भय की दादी निशा और ड्राइंग हॉल में प्रवेश करके कहा, निर्भय बेटा, आज मुझे मंदिर जाना, मुझे ले चलोगे मंदिर? तुम्हारी शादी के बाद जो पूजा करनी थी वो कर नहीं पाई। मेरी मन्नत थी तुम दोनों की शादी अच्छे से हो जाएगी तो माँ को भोग चढ़ाऊंगी। दादी, शादी तो अच्छे से हो गई मगर शादी के बाद कुछ भी अच्छा नहीं है। अचानक निर्भय के मुंह से बात निकल गई, शादी के बाद क्या हो गया? तुम इस तरह क्यों कह रहे हो? जूही ने बात संभाली, कुछ नहीं हुआ मॉम, निर्भय मजाक कर रहा आपसे। आपको तो मालूम है आपसे कितना मजाक करता है। सब कुछ ठीक है, हम चलेंगे मंदिर, मगर भोग तैयार करवाना पड़ेगा ना। मैंने सेब से कह दिया है, उसने तैयार कर रखा है, चिंता की कोई बात नहीं। तुम लोग तैयार हो जाओ, हम दोनों मंदिर के लिए तैयार हो जाते, फिर चलते हैं बिरला मंदिर। और हाँ, अनुषा कहाँ, उसे जाना भी जरूरी है। निर्भय और उसी को लेकर तो मैंने मन्नत मांगी थी। दादी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसे रहने दो, हम लोग चलते हैं, भोग चढ़ा कर आते हैं। उसे क्या हुआ मैं देख कर आती हूँ, बुला कर लाती हूँ। बहुत दिनों से उससे मुलाकात भी नहीं हुई। दिन भर कहाँ रहती है कुछ पता नहीं, खाने की टेबल पर भी कभी नहीं मिलती। निर्भय, तू हमेशा उससे इतना काम क्यों करवाता है? नई नवेली दुल्हन है, घर में इधर उधर चलती रहेगी तो ऐसे लगेगा घर में लक्ष्मी आई है। कभी मैंने पूजा पाठ करते हुए भी नहीं देखा। तू तो कह रहा था अमेरिका में रहकर भी हिंदुस्तानी कल्चर अभी तक नहीं भूली है, मगर मैंने ऐसा कुछ अभी तक उसमें देखा नहीं जो हिंदुस्तानी कल्चर को फॉलो करती। जब देखा जींस टी शर्ट में ही देखा है। कभी कभी साड़ी पहनेगी तो कितनी सुंदर लगेगी। जींस टी शर्ट बाद में भी पहन सकती है, अभी तो बिल्कुल नई दुल्हन की तरह रहना चाहिए। हाथ में चूड़ियां भी निकाल दी, मेहंदी का रंग तो बहुत पहले ही उड़ गया। निशा नाखुश हो रही थी। जूही ने बात संभाली, आजकल की लड़की है मोम, इतनी उम्मीद मत करिए। हिंदुस्तानी लड़कियां भी रीति रिवाज कहाँ मानती है। अनुषा तो अमेरिका में पली बड़ी है, उसकी तो बात अलग है। अमेरिका की लड़की, इसीलिए क्या मंदिर भी नहीं जा सकती? उसे मंदिर जाना पड़ेगा, मैं बुलाकर लाती हूँ। दादी की बात सुनकर निर्भय अचानक बोल पड़ा, दादी रहने दो, उसे मत बुलाओ, उसके पेट में गड़बड़ है, इसीलिए आज उसे खाना भी नहीं खाया। फिर मंदिर कैसे जा सकती है? वो सो रही होगी, उसे सोने दो। हाँ, शादी से लेकर अब तक इतने पकवान बन रहे, खाकर पेट खराब हो गया होगा। वैसे भी अमेरिका में रहकर उसे ये सब खाने की आदत भी नहीं होगी। अच्छा ठीक है, फिर तुम लोग तैयार हो जाओ, प्रतिभा जी और मैं दोनों तैयार होकर आते हैं। आप दोनों तैयार हो जाइए मोम, हम भी तैयार हो जाते हैं, 5 बजे निकल जाते हैं। आदित्य, चलो तैयार हो जाओ, तुम दोनों आज कुर्ता पजामा पहन लेना। फिर मम्मा आप भी साड़ी पहनना और साथ में मैचिंग चूड़ियाँ। आज आप सलवार कुर्ता मत पहनना। निर्भय बिल्कुल ठीक कह रहा है, मेरा भी यही कहना। आदित्य ने जूही की देखकर खुश होकर कहा, मैं जब भी मंदिर जाती हूँ साड़ी ही पहनती हूँ निर्भय, कभी कभी तो साड़ी पहनने का मौका मिलता है, मैं मौका बिल्कुल नहीं गंवाती। इतनी साड़ियाँ पड़ी है, साड़ियों को कभी कभी खुली हवा मिलनी चाहिए। दोनों को देखकर जूही मुस्कुरा पड़ी। मंदिर में भोग चढ़ाने, पूजा पाठ करने के बाद सब लोग मंदिर के बाहर एक छोटा सा गार्डन है, उसमें सुकून से थोड़ी देर बैठकर बात करने लगे। बहुत समय बाद सब एक साथ मिल मंदिर गए थे। आज सबको देखकर लेखा की कमी बहुत महसूस हो रही थी। अनुषा अगर अच्छी बहू बनकर इस पूजा पाठ में खुशी से भाग लेती तो सबके मन में खुशी का आलोक फैल जाता। सबके मन में सुकून, मगर सुकून के बीच में एक भी बात खटे। आखिर अनुषा है कैसी लड़की? शादी के बाद से कभी किचन में झांक कर नहीं देखा, खुशी से कभी किसी को एक कप चाय बनाकर नहीं पिलाई, कभी घर में देवी माँ के सामने शाम को दिया नहीं जलाया। सबके साथ बैठकर न ब्रेकफास्ट करती है, न लंच करती है, न डिनर। जब देखो तब निर्भय के साथ रहती है। निर्भय के अलावा इस घर में इतने सारे मेंबर हैं, मगर किसी से कोई लेना देना नहीं। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, सब लोग कुछ देर सुकून से बैठे और घर की खुशी कामना मन की। मंदिर के वातावरण में सबके मन में आज शांति। सबसे ज्यादा खुश तो निर्भय, उसे ऐसा लग रहा है बहुत दिनों की गुलामी के बाद आज आजादी मिली है। किसी भी रिश्ते में जब ऐसा महसूस होने लगे तो समझ लेना चाहिए रिश्ते के धागे उलझ रहे, कमजोर पड़ रहे हैं। रिश्ते को लंबे समय तक जीवित रखने के लिए जरूरत है थोड़ी सी स्पेस देने की। मंदिर में सुखद और कीमती समय बिताकर सब लोग खुशी खुशी घर लौट कर आए। आते ही सबसे पहले निर्भय प्रसाद लेकर अनुषा के पास गया, क्योंकि वो ये नहीं भूला कि अनुषा ने दिन भर कुछ खाया नहीं। अनुषा कितनी जिद्दी है निर्भय को अच्छे से पता है, वो अच्छे से जानता है कि वो एक बार भी रूम से बाहर नहीं निकली होगी।
रूम में आकर निर्भय ने देखा अनुषा खिड़की के बाहर बैठकर चुपचाप कुछ सोच रही है और बाहर देख रही, उतरा हुआ चेहरा और आंखें सूजी हुई। निर्भय समझ गया कि बहुत देर तक रोई होगी। ये हालत देखकर उसे बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो तो अनुषा से सचमुच प्यार करता है। निर्भय पास आकर खड़ा जानकर भी अनुषा ने एक बार भी उसकी ओर पलटकर नहीं देखा, ना ही कुछ कहा। अनुषा के कंधे पर हाथ रखकर निर्भय ने कहा, तुम्हारे लिए मंदिर से प्रसाद लेकर आया हूँ। तुमने दिन भर कुछ खाया नहीं, कम से कम प्रसाद खा लो अनुषा। निर्भय के हाथ का स्पर्श पाकर अनुषा का दिल भर आया, मगर उसने आंखों में पानी नहीं आने दिया, अपने दिल को पसीजने नहीं दिया। बहुत ही रूखेपन से कहा, तुम मंदिर गए थे क्या? हाँ, हम सब लोग गए थे। दादी को आज मन्नत की पूजा करनी थी। हम दोनों की शादी अच्छे से हो जाए, इसीलिए उन्होंने मन्नत मांगी थी। निर्भय की बात सुनकर अनुषा को क्रोध आया और क्रोधित होकर बोल पड़ी, मेरे कंधे से हाथ हटा लो निर्भय, मुझे तुम्हारी सहानुभूति की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। निर्भय ने हाथ हटाए बिना ही कहा, मैं कोई सहानुभूति नहीं दिखा रहा। तुम सुबह से भूखी हो, इसीलिए तुम्हारे लिए प्रसाद लाया हूँ, खा लो प्लीज। जो कर रहे हो वो सहानुभूति नहीं तो और क्या है। मैं भूखी हूँ, मगर तुमने तो खाना खा लिया, मंदिर भी चले गए सबके साथ, मगर मुझे बुलाने की आवश्यकता नहीं समझी। बुलाना चाहा मगर बुलाया नहीं। मुझे पता है जब तुम गुस्से में होती हो तो किसी की बात नहीं सुनती। मैं आता भी तो तुम मेरी बात नहीं सुनती। दादी भी तुम्हें बुलाने आ रही थी, मगर मैंने मना किया। उनको कुछ भी नहीं मालूम। मैं नहीं चाहता इस उम्र में उनको कोई टेंशन हो। अच्छा किया नहीं आई। सबके सामने मुझे बुरी बनाकर खुद अच्छे बन रहे हैं। यही तुम्हारा प्यार है निर्भय? प्यार प्यार शब्द तुम्हारी जुबान पर अच्छा नहीं लगता। तुम मुझसे प्यार करते तो मेरी बातें सुनते, अपनी सौतेली माँ की बातों पर नहीं नाचते। मेरी माँ के लिए सौतेली शब्द यूज मत करो अनुषा। मेरी खुद की माँ ने तो मुझे प्यार नहीं दिया, मगर मम्मा ने जो प्यार दिया उसका कर्ज मैं जीवन भर नहीं चुका पाऊंगा। सौतेला जैसा शब्द हमारी डिक्शनरी में नहीं है। आज तक मैंने उसको सौतेली समझा, न उन्होंने मुझे सौतेली समझा। हमारे बीच में ये गंदा सा शब्द तुम लेकर आई हो। तुम्हारी माँ की मैं इज्जत नहीं करती, वो इज्जत करने लायक है ही नहीं। अगर वो बहुत अच्छी होती तो कभी पापा के साथ लिव इन रिलेशन प्रेग्नेंट नहीं होती हो, ना ही बेटी को जन्म देती। हिंदुस्तानी सभ्यता के बारे में बातें करते हो, क्या यही हिंदुस्तानी सभ्यता है कि शादी से पहले बच्चा पैदा करे और बुढ़ापे में शादी करे? अनुषा की बात सुनकर निर्भय को बहुत गुस्सा आया। गुस्से से ही बोली, तुम अमेरिका में पली बड़ी क्या? किसी अनमेरिड लड़की को कभी माँ बनते नहीं देखा। लिव इन रिलेशनशिप तो आजकल कानूनी वैध है। तुम भी तो पहले कहती थी तुम भारतीय संस्कृति संस्कार मानती हो, फिर मुझे क्यों अमेरिका रोककर मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो गई थी? मैं अगर अमेरिका रुक जाता तुम भी मेरे साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती, ऐसे में तुम भी प्रेग्नेंट हो सकती थी। तुम भी प्रेग्नेंट हो जाती तो क्या करती? अबॉर्शन करा लेती क्या? तुम करा भी सकती थी। तुम में इतनी हिम्मत है कि नहीं तुम एक बच्चे के बारे में सोचती? मेरी मम्मा ने केवल पापा से प्यार किया था, इसीलिए तो अबॉर्शन नहीं करा पाई। पूरा जीवन अकेले निकाल दिया, मगर किसी ने कोई रिलेशन भी नहीं बनाया, न किसी से शादी की। बुढ़ापे में अगर शादी हुई भी तो आदित्य चोपड़ा से हुई है, किसी और से नहीं। लेखा भी पापा की बेटी है, फिर मेरी सौतेली बहन कैसे हुई? क्यों प्रेग्नेंट होती? हम लोग एजुकेटेड है, इतना दिमाग तो हम में है। फिर भी मेरे साथ शादी से पहले रहने से भारतीय संस्कृति संस्कृति के खिलाफ नहीं होता क्या? रही तो नहीं ना, फिर इस बारे में बात क्यों कर रहे हो? मैं रुक जाता तो तुम अवश्य रहती। मानसिकता तो वही है, साथ रहना गलत है तो सोचना भी गलत है। तुम्हारी माँ इतना कुछ कर चुकी है, फिर भी तुम्हारी नज़र में देवी है। मैंने थोड़ा सोच लिया तो मैं गलत हो गई है, तो दोहरी मानसिकता है तुम्हारी। तुम मेरी माँ के पीछे क्यों पड़ी हो अनुषा? उन्होंने तुम्हारा कुछ भी बुरा नहीं किया, बल्कि तुम्हें बहुत प्यार करती है। वो किसी से प्यार नहीं कर सकती, केवल दौलत से प्यार करती है। तभी तो बुढ़ापे में तुम्हारे पापा से शादी की और क्या क्या नमक मिर्च लगाकर कहा तुम्हारी माँ ने मेरे बारे में। मम्मा ने कुछ नहीं कहा, मैंने अंदाजा लगा लिया कि तुम क्या क्या कह सकती हो। तुम्हें अपनी जबान पर लगाम देना आता ही नहीं। जरूर ऐसी ही कोई बात की होगी, मम्मा के दिल में चुभी है, इसीलिए वो रो रही थी। तुमने उनको क्या कहा अनुषा? जाकर तुम्हारी प्यारी मम्मा से पूछो मैंने क्या कहा, मुझे याद नहीं है। पानी सर के ऊपर जा चुका। अब मुझे तुम्हारे बारे में तुम्हारी मम्मी पापा से बात करनी पड़ेगी। इस तरह और कब तक चलेगा? जब से शादी हुई है तब से हमारे घर में बिल्कुल भी शांति नहीं है। जिस घर में कभी हंसी खुशी की रोशनी बिखरी हुई होती थी, आज उसी घर में दुख का मातम छाया हुआ है। जो भी बात करना चाहते हो कर लो। वो मेरे मम्मी पापा मुझे अच्छे से समझते हैं। ठीक है, देखता हूँ तुम्हारे मम्मी पापा क्या कहते हैं तुम्हारे इस बुरे बर्ताव को लेकर। तो तुम प्रसाद नहीं खाओगी? नहीं खाऊंगी, मेरा मन नहीं है। कब तक भूखी रहोगी? तुम भूख बर्दाश्त करते नहीं,
बना तो बाहर से खाना मंगा कर खा लूँगी, तुम चिंता मत करो। जाओ तुम अपने मम्मी-पापा, दादी-नानी के साथ एन्जॉय करो और मेरी बुराई करो। सबको अपना जैसा समझा है क्या? मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है कि तुम्हारे बारे में दिन भर सोचता रहूँ और तुम्हारी बुराई करूँ। बुराई का काम तो तुम अच्छे से कर लेती हो। हाँ, मैं बुराई करती हूँ तो बुरा इंसान हूँ, उसके बारे में बुरा ही कहूँगी, तुम्हारी माँ के बारे में कभी तारीफ़ नहीं कर सकती। तुम जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। अनुषा की कड़वी और नेगेटिव बातों की हद हो गई। अब और निर्भय से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो गुस्से से रूम से बाहर निकल गया। अनुषा ने पीछे से जाते हुए देखा मगर रोका नहीं। निर्भय प्रसाद की प्लेट टेबल पर छूट गया था। अनुषा को जम के भूख लग रही थी। निर्भय के जाने के बाद उसने प्रसाद की प्लेट उठाई, देखा उसमें खीर रखी हुई। खीर देखकर उसके मुँह में पानी आ गया क्योंकि खीर उसकी प्यारी डिश है। झटपट उसने प्लेट उठाई और पूरी खीर खा गई। खाते-खाते बुदबुदाई, वाह! कितनी अच्छी खीर बनाई है, किसने बनाई है? ज़रूर दादी ने बनाई होगी, दादी बहुत अच्छा खाना बनाती है, जिसने भी बनाई है मुझे तो खाने से मतलब है। मैंने खा ली, अब रात को चैन से नींद आएगी। रात के 11 बज रहे मगर निर्भय अभी तक अपने कमरे में सोने नहीं गया। बैठे-बैठे अनुषा इंतजार कर रही थी निर्भय के आने का। बहुत जोरों की नींद भी आ रही है मगर निर्भय के बिना सो नहीं पाया। टन-टन की आवाज़ करके दीवार घड़ी में 12 बजा दिया मगर निर्भय अभी तक नहीं आया। अनुषा के कमरे के पास ही लेखा का कमरा भी है। अनुषा मन ही मन सोचने लगी, कहीं निर्भय गुस्से में लेखा के कमरे में तो नहीं सो गया। मैंने बहुत बुरा भला भी सुनाया, उसे सुनाऊं नहीं तो क्या करूं। इतनी शादी मगर हमेशा जुबान पर माँ माँ का रट लगाए फिरता। आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाकर अनुषा लेखा के कमरे के सामने आकर देखा, निर्भय दरवाजा खोलकर चैन की नींद सो रहा है। निर्भय को इस तरह चैन की नींद सोते हुए देखकर अनुषा का पारा चढ़ गया। वो जल्दी-जल्दी निर्भय के शरीर से चादर छीनी और गुस्से में चिल्ला पड़ी, तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? निर्भय अपने कमरे में क्यों नहीं आए? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी मैं। तुम्हें पता है तुम्हारे बिना मुझे नींद नहीं आती का। चादर खींचने से और तेज आवाज कानों में पड़ते ही निर्भय की नींद टूट गई। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। सामने अनुषा को खड़ी देखकर निर्भय को सारा मामला समझ आ गया, इसीलिए बिना गुस्सा किए धीरे से बोली, मेरी चादर क्यों खींच ली? मुझे नींद से क्यों जगाया? तुम इस कमरे में क्यों सो रहे हो? क्योंकि तुम्हारे कमरे में तुम सोने नहीं देती। मम्मा के बारे में बुराई करके मेरी नींद हराम कर देती। और ज़्यादा उनकी बुराई नहीं सुन सकता। इनफ इज इनफ अनुषा, लाओ मेरी चादर दो और मुझे सोने दो। प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। तुम्हें अच्छी तरह पता है मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आती। चलो अपने कमरे में। अनुषा निर्भय का हाथ पकड़कर खींचने लगी। मेरा हाथ छोड़ो अनुषा, मैं यहीं पर सोऊंगा। जब इस तरह नहीं माना निर्भय तो अनुषा ने अदाएं दिखाना शुरू कर दिया मगर निर्भय ने एक बार भी उसकी ओर नहीं देखा। फिर से अपनी चादर ओढ़कर लेट गया। अनुषा को गुस्सा आया, फिर से चादर खींच ली। अब की बार निर्भय अपने गुस्से पर काबू न पा चिल्ला पड़ा, सेक्सी अमेरिकन लड़की केवल सेक्सी प्यार नहीं होता। प्यार दिल में बसी हुई एक भावना है। तुम जैसी सेक्सी लड़की को प्यार का अर्थ समझ में नहीं आएगा। जाओ अपने कमरे में और मुझे सोने दो। अब मैं तुम्हारे साथ बेड कभी शेयर नहीं करूंगा। बातें ऐसी करो जैसे तुम साधु सन्यासी हो। तुम कैसे हो मुझे किसी से जानने की जरूरत में नहीं। देखती हूँ तुम मुझसे कैसे दूर रहते हो। निशा निर्भय के शरीर पर जा गिरी, उसके होठों पर अपने होठ रखने की कोशिश करने लगी तो निर्भय ने उसे धक्का देकर दूर हटा दिया और चिल्लाकर कहा, दूर हटो, सचमुच तुमसे मुझे घिन होने लगी। तुम्हारे अंदर इतनी बेशर्मी भरी हुई है पता नहीं था। मैं भले ही तुम्हारा हस्बैंड हूँ मगर वो एक मर्द है। एक मर्द से एक औरत को शर्म आनी चाहिए। खुद अपनी इज्जत नहीं कर सकती तो दूसरों की इज्जत क्या करोगी तुम। निर्भय की बात अनसुनी करके अनुषा दोबारा किस करने की कोशिश करने लगी तो उठकर निर्भय ने फिर से उसे पीछे धकेलते हुए कहा, मैंने अपनी जिंदगी में इतनी बेशर्म औरत नहीं देखी। एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना ही बहुत सॉफ्टली होनी चाहिए, न कि बेशर्मी से। बेशर्मी की भी हद होती है। मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, बेशर्मी कैसी? जानती हूँ और आसानी से नहीं मिले तो छीन कर भी ले सकती हूँ। वाइफ का हक यही होता है कि केवल रात को शारीरिक संबंध बनाओ और दिन में पर हावी रहो। उसके अपनों को गंदी गंदी बातें सुनाओ, डिसरिस्पेक्ट करो। हक के साथ कर्तव्य भी एक शब्द है। अगर हक पाना चाहते हो तो कर्तव्य भी करना सीखो। बड़ों का रिस्पेक्ट करना सीखो। घर को तोड़ना नहीं जोड़ना सीखो। तभी तुम हक पाने के हकदार हो, वरना नहीं। निर्भय गुस्से में तिलमिला रहा था। तो तुमने सोच लिया मेरे साथ कभी बेड शेयर नहीं करोगे। देखती हूँ कब तक तुम मुझसे दूर रहते हो। जब तक तब तक जब तक मेरे घर वालों को तुम रिस्पेक्ट नहीं करती, रिश्ते की अहमियत नहीं समझती, मम्मा से हाथ जोड़कर माफ़ी नहीं मांगती, इस घर की बहू का कर्तव्य नहीं निभाती। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो क्या करोगे? हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे। ज़रूरत पड़े तो डिवोर्स ले लूँगा। उसके बदले जो भी कीमत चुकानी है चुकाऊँगा। मैंने तुम्हें डिवोर्स नहीं दिया तो क्या करोगे? नहीं दिया तो कोई बात नहीं। कानून मुझे तुम्हारे साथ रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। मैं सेपरेशन में रहूँगा। कम से कम मुझे मानसिक शांति तो मिलेगी। मैं अपने परिवार के साथ शांति से रह सकता हूँ, इतना मुझे विश्वास है।
अब तुम यहाँ से जाओ प्लीज़, नहीं तो मुझे तुम्हें ज़बरदस्ती यहाँ से निकालना पड़ेगा और मैं ये नहीं चाहता। अनुषा को इतनी बातें सुनाने के बाद हिम्मत नहीं लगी कि निर्भय के पास जाए और जो ज़बरदस्ती करे। धीरे-धीरे कदम बढ़ाते हुए कमरे से बाहर आ गई। अनुषा के निकल जाने के बाद निर्भय ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया, चादर ओढ़कर सो गया। अनुषा आकर बिस्तर पर धम से बैठ गई। उसकी आँखों में नींद नहीं। अभी कुछ ही समय पहले उसके और निर्भय के बीच जो भी वार्तालाप हुआ और घटनाएँ घटी, उस बारे में वो सोचने पर मजबूर हो गई। खुद को अपमानित महसूस करने लगी। सारी घटनाओं के बारे में सोचकर अपने आप पर गुस्सा आने लगा और आना भी चाहिए। इस तरह की अशोभनीय घटनाएं किसी नारी की मर्यादा को धूल में मिला देती है, चाहे हस्बैंड ही क्यों ना हो। उसके सामने नारी को अपनी मर्यादा सदैव बनाए रखनी चाहिए। स्त्री खुद अपनी अगर इज्जत खुद नहीं करेगी तो भला हस्बैंड क्यों करेगा? आखिर है तो वो भी एक मर्द। सुबह निर्भय समय से उठकर तैयार होकर नाश्ता करके ऑफिस निकल गया। अनुषा उठी ही नहीं, नाश्ता किया ही नहीं, उसने बिल्कुल भी परवाह नहीं की। रात की घटना के बारे में सोचकर भी उसे बड़ा अजीब लग रहा है। कार चलाते-चलाते उसका मन सोच की गलियों में भटकने लगा। शादी से पहले अनुषा से मेरी 2-3 साल की जान-पहचान है, मगर मैंने उसे समझने में गलती कैसे की? क्यों नहीं मुझे समझ आया कि वो कैसी लड़की है, उसकी सोच कैसी है? हाँ, कई बार मुझे लगता था कि वो फिजिकल रिलेशन बना काफ़ी डेस्परेट, मगर मैंने इसे इसका प्यार समझकर नज़रअंदाज कर दिया। यहीं पर मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई। कोई भी लड़की जब लड़के से फिजिकल डेस्परेट हो जाती है तो समझ जाना चाहिए वो प्यार की परिभाषा ही नहीं जानती। लड़कियों का स्वाभिमान भी तभी बरकरार रहता है जब वो मर्यादा में रहती है। नॉर्मली ये कहते सुना है कि बनाने के चक्कर में लड़के ज़्यादा डेस्परेट होते हैं। ये कुछ हद तक सच भी है। अनुषा जैसी लड़कियां भी है इस दुनिया में, मगर अब तक पाला नहीं पड़ा था तो पता कैसे चलेगा? अगर हस्बैंड नाराज है तो वाइफ को उसे प्यार से मनाना न चाहिए, न कि बेशर्मी से अदाएं दिखाकर। एक हस्बैंड कब तक अपनी पत्नी से दूर रह सकता है अगर पत्नी उसे प्यार से मनाए तो? मैं इस बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ? मुझे कठोर होकर निर्णय लेना पड़ेगा। मैं लेखा और मम्मा के साथ कोई भी अन्याय होते नहीं देख सकता। इस समस्या के बारे में लेखा से बात करनी पड़ेगी। हो सकता है उसे कोई सही रास्ता समझ में आ जाए। अभी ऑफिस जाकर पहले लेखा से बात करनी है। बहुत दिन हो गए लेखा से बात नहीं हुई। सोचे कि शादी के बाद मैं उसे भूल गया। सोचते-सोचते ऑफिस के सामने आकर निर्भय ने कार में ब्रेक मारी और किसी से कोई बात किए बिना ही सीधा अपने केबिन में चला गया। बाहर खड़ा गार्ड से कहा, मैं इमरजेंसी मीटिंग पर हूँ, किसी को अंदर मत आने देना। सलाम ठोकते हुए गार्ड ने कहा, यस सर। लेखा रिसर्च के एक पेपर को लेकर बिजी थी, इसीलिए देर रात तक वो जाग रही थी। अचानक उसे व्हाट्सएप रिंगटोन सुनाई दी तो मोबाइल उठाया और देखा निर्भय का एक व्हाट्सएप वीडियो कॉल है। हेलो निर्भय, कैसे हो तुम? आई एम फाइन, तुम कैसी हो? मुझे लगा था तुम सो गई, फिर भी मैंने ट्राई करके देखा। हाँ, बहुत रात हो गई, मगर एक पेपर के काम से एक जगह पर अटक गई। कंप्लीट किए बिना सो नहीं सकती। तुम बताओ तुम इस समय कहाँ पर हो? मेरे हिसाब से ऑफिस में हो। हाँ, अभी-अभी ऑफिस पहुंचा, पहुंचते ही तुम्हें पहले कॉल किया। सॉरी, इतने दिन से तुम्हें कॉल नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, मैंने भी तुम्हें कॉल नहीं किया। आई एम सो सॉरी, मैं बहुत बिजी हो गई थी। तुम्हारी अभी नई-नई शादी हुई है, अपनी तुम बिजी हो मुझे पता है, इसीलिए मैंने भी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। बीच में 1-2 बार मम्मा और पापा से बात हुई थी। हाँ, मम्मा पापा ने बताया था मुझे। तुम सुनाओ कैसी चल रही है ज़िंदगी? ज़िंदगी का यह सुहाना सफ़र आई थिंक बहुत सुहाना सा लग रहा होगा। ये नया-नया सफ़र नहीं, हम सफ़र के साथ। लेखा खिलखिलाकर हँस पड़ी। लेखा की बात सुनकर उदास हो गया निर्भय। लेखा की बातों का क्या जवाब दे, सोचकर चुप हो गया। क्या हो गया निर्भय? मेरी बात सुनकर एकदम चुप हो गए। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? अगर कोई परेशानी है तो प्लीज़ मुझसे शेयर करो। इस तरह उदास रहोगे तो मैं यहाँ पर काम कैसे करूँगी? धीरे-धीरे निर्भय ने कहा, लेखा ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही है, सफ़र भी काफ़ी मुश्किल लग रहा है। क्यों, ऐसा क्या हो गया जो सफ़र मुश्किल लग रहा है? अनुषा का व्यवहार बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मम्मा के पोस्ट को लेकर काफ़ी अपमानजनक बातें करती है। मैंने बहुत समझाया मगर समझने को तैयार ही नहीं। उस दिन तो मम्मा को बहुत बुरी-बुरी बातें सुनाई। मम्मा रो रही थी। हाँ, मम्मा को देखकर लग रहा था। मैंने पूछा तो मुझे कुछ नहीं बताया, मगर चेहरे से मुझे समझ आया कि मम्मा खुश नहीं है। ऐसा क्यों कर रही है अनुषा? मुझे कुछ पता नहीं लेखा। तुम्हें और मम्मा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। मैंने अभी तक पापा से कुछ कहा नहीं। पापा को जब पता चलेगा पता नहीं क्या रिएक्शन देने वाले हैं, सोचकर भी डर लगता है। घर में बिल्कुल भी शांति नहीं है। इस तरह ज़िंदगी की गाड़ी कैसे चलेगी निर्भय? उसे अच्छे से पूछो क्या चाहती है, जो चाहती है उसके हिसाब से चलो। तुम दोनों खुश रहो, मैं यही चाहती हूँ। मम्मा पापा भी तो यही चाहते हैं। तुम्हें दुखी देखकर मम्मा कभी खुश नहीं रह सकती। इंडिया में मम्मा पापा खुश नहीं है तो मैं यहाँ पर कैसे खुश रह सकती हूँ? लेखा उदास हो गई। अनुषा जो चाहती है वो मैं पूरी नहीं कर सकता। क्यों नहीं पूरी कर सकते? क्या चाहती है? ज़्यादा ही डिमांड कर रही है क्या?
उसकी डिमांड मैं पूरी नहीं कर सकता। मुझे इतनी ताकत नहीं चाहती है कि मैं सबसे अलग होकर उसके साथ रहूँ। तुम लोगों से कभी मिलूँ ही नहीं, बातें नहीं करूँ। क्या ये संभव है? एक बार तुम ही बताओ। निर्भय की बात सुनकर लेखा एकदम खामोशी से सोचने लगी। ये तो बहुत लाइलाज बीमारी है। इस बीमारी की दवा कुछ भी नहीं है। निर्भय मम्मा पापा के बिना नहीं रह सकता और मम्मा पापा निर्भय के बिना नहीं जी सकते। मैं तो उस परिवार की होकर भी नहीं हूँ, थोड़े दिन की मेहमान हूँ। उसके बाद तो मुझे वो घर छोड़कर ससुराल जाना ही पड़ेगा। अनुषा की डिमांड तो बिल्कुल नाजायज है। एक लड़की शादी के बाद क्यों ससुराल वालों के साथ रहना गवारा नहीं करती, समझ में नहीं आता। आजकल की लड़कियां इतनी एजुकेटेड होकर भी इतनी इनह्यूमन कैसे हो जाती है। मैं तो शादी के बाद मेरा बस चले तो मैं शंकर मामा मामी के पास ही रहूंगी, मगर ऐसा संभव नहीं है। फिर भी जितनी बार हो सके उनके पास जाकर रहने की कोशिश करूंगी। शादी के बाद एक घर को तोड़ना नहीं चाहिए बल्कि जोड़कर रखना चाहिए। अनुषा ऐसी लड़की है, हमने कभी सोचा ही नहीं था। इतने अच्छे मम्मी पापा की बेटी इतनी नेगेटिव कैसे हो सकती है। क्या हुआ लेखा, खामोशी से क्या सोच रही हो? यही सोच रही हूँ तुम्हें कौन सा कदम उठाना चाहिए। निर्भय तुम एक काम करो, उसकी खुशी के लिए हमारा जो दूसरा घर है वहाँ पर जाकर दोनों रहो। हो सकता है कुछ समय के बाद उसमें बदलाव आए। नहीं लेखा, जीती जी मैं ये काम नहीं कर सकता। तुम्हें पता है इस घर को जोड़ने के लिए मैंने कितने साल इंतजार किए। अब इस घर को मैं टूटते हुए नहीं देख सकता। मम्मा और तुम्हारे बारे में अपमानजनक बातें और नहीं सुन सकता। उससे पहले मैं बहरा हो जाऊं वही अच्छा है। फिर तुम क्या करोगे? इस तरह दोनों मिलकर आपस में लड़ते रहोगे क्या? उससे मम्मा पापा खुश हो जाएंगे क्या? आज मैं उसके मम्मा पापा से बात करने वाला हूँ। उसके बाद कुछ फाइनल डिसीजन लेना पड़ेगा। सोचकर देख लो, शंकर के मामा मामी इतने अच्छे हैं कि उनका दिल दुखाने का मेरा मन नहीं करता। शंकर को भी पता चलेगा तो बेचारा बहुत दुखी हो जाएगा। फिर मैं क्या करूँ? लेखा, बात बिल्कुल कंट्रोल के बाहर है। मुझे तुमसे कहने में कोई शर्म नहीं है। फिलहाल मैं तुम्हारे कमरे में सो रहा हूँ, उसके साथ बेड शेयर नहीं करा। तब तक मैं उसके साथ बेड शेयर नहीं करूँगा जब तक वो मम्मा से माफ़ी नहीं मांग लेती और घर में सुख शांति बनाए रखने की कोशिश नहीं करती। तुम्हें क्या लगता है वो ऐसा करेगी? मुझसे तो बहुत जलती है। इतने दिनों के बाद अब मुझे समझ में आने लगा। पहले मैं सोचती थी टांगे खींचना उसकी आदत है, मगर नहीं। मुझे लेकर बहुत जलन की भावना। उसे लगता है तुमने शंकर को उससे छीन लिया। तुमने और मम्मा ने मुझ पर और पापा पर जादू करके रखा है, इसीलिए इस घर में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अपनी वैल्यू बनाने के लिए तो इंसान को मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है। बैठे बिठाए तो ईश्वर किसी को कुछ नहीं देते। उसे अगर अपने घर में वैल्यू बनाए रखनी है तो वैसा व्यवहार भी करना पड़ेगा। उसे क्या पता मम्मा ने कितना सैक्रिफाइस किया, आते ही हमारे घर पर राज करना चाहती है। राज करना है तो काम भी तो करना पड़ेगा। बड़ी जटिल समस्या। मुझे लगता है उसे किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। शायद कोई साइकियाट्रिस्ट उसे सही रास्ता दिखा सके। बातें सुनकर तो लग रहा है कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तुम्हें क्या लगता है वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाएगी। उसे टेंशन में रहने में क्या मज़ा आता है मुझे समझ नहीं आता। हमारे घर के सब लोग इतने अच्छे हैं कि वो बहुत खुश रह सकती है, मगर क्यों खुश रहना नहीं चाहती समझ नहीं आता। कहा ना साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसका एक ही इलाज है, साइकियाट्रिस्ट के पास जाना। एक काम करो निर्भय, उसे किसी तरह उर्वशी आंटी के पास भेजो। उर्वशी आंटी को साइकोलॉजी का काफ़ी नॉलेज है, वो कोई रास्ता बता सकती है। मगर बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? लेखा, मैं कहने जाऊंगा तो कहाँ जाने को दौड़ेगी, पता नहीं क्या क्या बुरी बातें सुना देगी जो सुनना मेरे लिए इम्पॉसिबल सा लगता है। निर्भय की बात सुनकर लेखा जोर से हंस पड़ी। निर्भय भी जोर से हंस पड़ा। आज बहुत दिनों के बाद लेखा के साथ मिलकर थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा है निर्भय। दोनों मिलकर पहले जैसे ही हंसी मजाक किया करते थे। वो दिन जैसे इर्द का चांद बन गया। अच्छा बता, शंकर का क्या हाल चाल है? तुमसे मिलते हैं, बात करते हैं? निर्भय ने रिलैक्स होकर पूछा। हमारे बीच में ऐसी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। नहीं मिल पाते तो गम नहीं, मिल लेते हैं तो खुश होकर टाइम बिताते हैं। दोनों बहुत बिजी हैं अपने अपने फील्ड में। एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग है हमारे बीच में, हम किसी से कोई शिकायत नहीं। जब बहुत दिन हो जाते हैं तो बिंदास कह देती हूँ कि आज मिलना है, आज रेस्टोरेंट जाना, आज घूमने जाना है। दोनों मिलकर फिर समय निकाल लेते हैं। अच्छी गुजर रही है जिंदगी। बीच बीच में मामा मामी से भी मिलने जाते हैं। दोनों इतना प्यार करते हैं कि वापस आने का मन ही नहीं करता। किसी भी रिश्ते को बनाए रखने के लिए स्पेस होना बहुत जरूरी है। मुझे यही समझ आया, इसीलिए दोनों एक दूसरे को बहुत स्पेस देते हैं। अनुषा में यही तो कमी है, वो बिल्कुल भी स्पेस देना नहीं चाहती। मुझे हमेशा अपने साथ बांध के रखना चाहती है, रात दिन भर मुझ पर हावी रहती है। शादी के बाद ऐसा लगने लगा है मैंने अपनी आज़ादी खो दी। उसे छोड़कर किसी भी मामले में कुछ सोचने ही नहीं देती। मम्मा पापा से बैठकर बातें नहीं कर सकता, तुमसे बैठकर फ़ोन नहीं कर सकता। तुम बताओ, ये भी कोई ज़िंदगी है?
उसमें बहुत इनसिक्योरिटी की भावना है, ये भावना कैसे उसके अंदर भरी पता नहीं। मुझे भी समझ नहीं आ रहा तुम्हें क्या सुझाव दूँ। फिलहाल तुमने तो जो रास्ता अपनाया है उस पर चलकर देखो, उसमें कोई बदलाव आता है कि नहीं। मुझे उसके पास जाने का मन ही नहीं करता, इतनी नेगेटिव थिंकिंग भरी हुई है उसके अंदर कि मुझे उससे रिपल्स होने लगा है, जैसे किसी दो चुंबक के सेम पोल में होता है। रिश्ते में स्पेस न होने से ऐसा होता है जैसे किसी रबड़ को बहुत ज़्यादा खींचा जाता है तो आखिर में टूट जाता है। वैसे ही तुम्हारे और अनुषा के रिश्ते में हो रहा है, ये बिल्कुल भी कोई अच्छा लक्षण नहीं है। अब मैंने बहुत ज़्यादा सोचना बंद कर दिया, जितना समझाना था समझा चुका। अब उसे खुद ही निर्णय लेना है कि उसे क्या करना चाहिए। उसके बातों के आगे अब मैं झुकने वाला नहीं, झुकने की भी हद होती है। इंसान टूट जाए इतना भी नहीं झुकना चाहिए। उसे मैं किसी तरह का प्रेशर नहीं दूँगा। उसे जो अच्छा लगे वो कर सकती है। मेरी ओर से पूरी आज़ादी है। ठीक है, कुछ दिन में ये एक्सपेरिमेंट भी सही है, हो सकता है कोई सॉल्यूशन निकल आए। अच्छा लेखा, बहुत रात हो गई, तुम अब सो जाओ। ये बताओ कि तुम्हारा रिसर्च का काम कैसा चल रहा है? सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, मुझे लेकर चिंता मत करो। शंकर है, मामा-मामी है, सादुल है। सादुल भी कभी-कभी हम दोनों से मिलने आ जाता है। मुझे ज़िंदगी का एक नया मकसद मिला है, इसीलिए खुश हूँ। खुद को मजबूत बनाकर रखना है, क्योंकि तुम्हें दुखी देखकर मम्मा-पापा दोनों खुश नहीं होंगे। उनको लेकर मुझे चिंता होती है। निर्भय इतना कमज़ोर नहीं कि तुम्हें अच्छे से मालूम है। बचपन से मैंने भी बहुत कुछ फेस किया है। बिंदास होकर अपना काम करो। कब शादी करोगी अवश्य बता देना, बड़ी धूमधाम से तुम्हारी शादी करेंगे। निर्भय की बात सुनकर लेखा जोर से हंस पड़ी और हंसते हुए बोली, अभी तो शादी के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिल रहा है। जब तक वक्त मिलेगा तो दोनों डिसाइड करके बताएंगे। शादी तो करनी ही है, देर से ही सही। शादी मेरी जिंदगी का एकमात्र लक्ष्य नहीं है और मैं डेस्परेट भी नहीं हूँ। मैंने भी जिंदगी को बहुत करीब से देखा है, खुद को और समझने की कोशिश जारी है। तुम भी अपनी जिंदगी का जो लक्ष्य है उस पर अटल रहो। समय के साथ साथ सब कुछ सही होगा, यही उम्मीद रखो। छोड़ो उदासी और खुलकर हंसो, बिंदास जिंदगी जियो। कभी कभी जिंदगी परीक्षा लेती है, उस पर खरा उतरना भी तो इंसान का काम है। लेखा की बात सुनकर निर्भय काफी रिलैक्स हो गया। मुस्कुराकर कहा, अच्छा गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, गहरी नींद सो जाओ। शंकर को लेकर एक सुहाना सा सपना देखो। लेखा ने भी मुस्कुराकर कहा, हाँ बिल्कुल कोशिश करूंगी। रात में सपने की जरूरत क्या है, दिन में भी तो सपना ही देखती रहती हूँ, तभी तो समय पंख लगाकर उठ जाता है। दोनों ने स्माइल करके बाय कहा और अपना अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। कई दिनों से निर्भय ने बिल्कुल भी अनुषा से मिलने की कोशिश नहीं की। सुबह तैयार होकर नाश्ता करके ऑफिस जाता और रात को आकर सबके साथ डिनर करता। थोड़ी देर बात करते अपने कमरे में जाकर सो जाता। अनुषा की अगर कभी किसी से मुलाकात हो जाती तो उसे छेड़ने की कोशिश कोई नहीं करता, सब उससे डरने लगे हैं। उसकी हालत ऐसी है जैसे घर में क्वारंटाइन हो गया। अकेली ब्रेकफास्ट करती है, लंच करती है, डिनर करती है, फिर अपने कमरे में एक तरह से बंद हो जाती है। एक कहावत है जो उस पर चरितार्थ हो रही है, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। अच्छी हंसती खेलती जिंदगी को खुद ही उसने दोजख बना दिया। रोज निर्भय के लिए इंतजार करना उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया। अनुषा रोज अपने कमरे में इंतजार करती है, यही सोचकर कि शायद निर्भय आएगा, मगर अब जब नहीं आता तो थक हार कर सो जाती है। उसे जिंदगी अब बहुत मुश्किल लग रही है। घर के सब लोगों ने एक तरह से बातें करने ही बंद कर दिया। नाश्ता लंच डिनर टेबल पर रखा रहता है, उसको जब मन होता है खा लेती है। अपने कमरे में जाकर चुपचाप क्या करती है किसी को पता नहीं। जूही और आदित्य को सब कुछ पता है, मगर दोनों खामोश है। अनुषा से बात करने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती। उसकी जुबान धारदार कैंची की भांति चलती है, पता नहीं कब क्या कह दे। यही डर है सबके मन में। हालांकि जूही निर्भय की इस हालत को देखकर बहुत दुखी है, मगर करे भी तो क्या करे, यही समझ में नहीं आ रहा है। ऑफिस में भी कई दिनों से उर्वशी से नहीं मिली जूही, क्योंकि मिलने का मन ही नहीं होता। मिलकर कहीं घर की बातें उसके सामने न खुल जाए, यही सोचकर अवॉइड करने लगी। उर्वशी बीते कई दिनों से यही सोच रही थी कि जूही से मिलना है, इसीलिए आज ऑफिस आकर सबसे पहले जूही से मिलने उसके पास आई। जूही किसी बात को लेकर गंभीर चिंता में है। उर्वशी ने दरवाजा खोलकर कहा, मे आई कम इन मैम। जूही ने बिना देखे ही कहा, यस कम इन एंड सिट डाउन, प्लीज टेल मी व्हाट इज योर प्रॉब्लम। जूही ने सोचा उसकी सेल्स मैनेजर आई है। उर्वशी ने अंदर आकर जूही के सामने बैठते हुए कहा, थैंक यू मैम। इतनी देर बाद जूही को आवाज़ कुछ पहचानी सी लगी, इसीलिए नज़र उठाकर देखा तो सामने बैठकर उर्वशी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। अरे उर्वशी, तुम इस वक्त कोई ज़रूरी बात है क्या? मुझे बुला लेती। जीएम साहिबा तो इतनी बिजी है कि मिलने का वक्त ही नहीं है। मैंने सोचा मैं ही जाकर मिलती हूँ, हालचाल पूछ लेती हूँ।
जब से घर में नई नवेली बहू आई है तब से सास बहू का रिश्ता इतना घनिष्ठ हो गया कि कोई और याद ही नहीं आता। उर्वशी का इशारा अपनी ओर है। बहू शब्द सुनते ही जूही के मुंह का जायका खट्टा हो गया। उर्वशी को कोई बात पता न चले इसीलिए खुद को संभालते हुए थोड़ी सी मुस्कुराहट लेकर कहा, सास बहू का रिश्ता ऐसा ही होना चाहिए उर्वशी, है ना? तभी तो जिंदगी जीने का मजा आता है। जब एक बेटा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है तो माँ के मन में यही सपना तो धीरे धीरे पनपने लगता है कि कब बेटा शादी करके एक खूबसूरत सी दुल्हन ले आए और उसके साथ बाकी जिंदगी का सफर खुशनुमा हो जाए। बिल्कुल सही कहा तुमने जूही। कभी कभी मन में एक अपराध बोध जाग उठता है कि मैंने निर्भय को छोड़ दिया था बिन माँ के पलने के लिए। सोचकर हैरान हो जाती हूँ कि मैं इतनी स्वार्थी कैसे हो गई थी। लेकिन ये बात भी सच है कि जब लोगों के बीच में प्यार जैसा शब्द सेतु का काम नहीं करता तो उस रिश्ते का कोई अर्थ भी नहीं होता। इसीलिए समय रहते मैं अलग हो गई थी। आज निर्भय मेरे पास होता तो बहू लेकर मेरे घर में आता और मैं कितनी खुशनसीब सास होती जैसे तुम हो। कोई बात नहीं, अभी तो मैं सास हूँ, निर्भय मेरा बेटा है। तुम सबको अपने घर डिनर पर इनवाइट करने आई हूँ। आदित्य, निर्भय और अनुषा मैं फोन पर बात कर लूंगी, कल तुम लोगों को डिनर पर आना है। उर्वशी की बात सुनकर सोच की गलियों में जूही का मन भटकने लगा। कल ही जाना है डिनर पर और हमारे घर का माहौल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अनुषा से किसी की बातचीत भी नहीं है। फिर कैसे एक साथ मिलकर जाएंगे पता नहीं। अनुषा जाएगी भी कि नहीं पता नहीं। घर जाकर देखती हूँ कहकर जाने के लिए तैयार होती कि नहीं। कल ही रखा है डिनर, मुझे सोचने का मौका भी नहीं दिया। तुम्हारा काम ऐसा ही होता है, अचानक सरप्राइज देना। सरप्राइज देने में जो मज़ा आता है वो मज़ा पहले इन्फॉर्मेशन देने में कहाँ आता है। ठीक है, कल मिलते हैं। तुमने इनवाइट किया तो मैं कैसे मना कर सकती हूँ। निर्भय भी तुम्हारा बेटा है। बेटे की शादी हुई है तो इसी खुशी में एक डिनर पार्टी तो बनती है। ओके, फिर मैं चलती हूँ, जरा काम भी कर लेती हूँ। ओके बाय। जूही ने एक मुस्कुराहट बिखेर दी तो उर्वशी ने भी मुस्कुराकर विदा लिया। अपने केबिन में आते ही सबसे पहले उर्वशी ने आदित्य को कॉल किया। आदित्य भी अपने केबिन में किसी काम को लेकर व्यस्त था। अचानक मोबाइल बज उठा तो देखा उर्वशी का फोन है। हेलो उर्वशी, अचानक इस समय फोन किया? हाँ, एक बात कहनी थी तुमसे। बात? क्या बात? इतने सरप्राइज क्यों हो रहे हो? क्या मैं फ़ोन नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती? मगर फ़ोन करती तो नहीं हो, जो भी कहना होता है जूही से कह देती हो। सब लोग ठीक तो है ना घर में? सब ठीक है, मस्त है। कल तुम सबको मिलकर डिनर पर आना है इसीलिए फ़ोन किया है। अचानक डिनर का प्रोग्राम बना लिया? अरे वाह! निर्भय केवल तुम्हारे अकेले का बेटा है क्या? मेरा बेटा नहीं है क्या? उसकी शादी हुई है, उसकी खुशी में एक दिन की पार्टी तो बनती है। मोम और आंटी को लाना मत भूलना। निर्भय और अनुषा से मैं बात कर लेती हूँ। जूही से तो बात हो गई। मैंने कब कहा निर्भय तुम्हारा बेटा नहीं है? तुम्हारा बेटा है। तुम्हें भी खुशी मनानी चाहिए। बिल्कुल आएंगे हम सब मिलकर, इसी बहाने गेट टुगेदर भी हो जाएगा। थैंक यू आदित्य इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए। थैंक यू किस लिए? तुमने इनवाइट किया तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? भूला नहीं कि तुम्हारे कारण ही जूही मेरी ज़िंदगी में दोबारा लौट कर आई है। उस समय जूही को एक सहारे की ज़रूरत थी तो मैंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। इंसान में इतनी इंसानियत तो होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई महान काम किया है। मुझे भी तो जूही जैसी फ्रेंड मिली है। प्लीज़ इसके लिए मुझे थैंक यू मत कहना आदित्य। तुमने बहुत बुरे समय में जूही का साथ दिया, ये बात मैं कैसे भूल सकता हूँ। ठीक है, थैंक्स कहकर तुम्हें असम्मान नहीं करूँगा। थैंक्स बहुत छोटा सा शब्द है। इसके लिए मेरी ओर से थैंक यू। अब मैं रखती हूँ, अभी मुझे निर्भय और अनुषा से बात करनी है। ओके बाय एंड थैंक यू इनविटेशन देने के लिए। यू ऑलवेज वेलकम। आदित्य का फ़ोन काटकर फिर उर्वशी ने निर्भय को कॉल किया। निर्भय भी किसी काम में व्यस्त था। मोबाइल की रिंगटोन बज उठी तो निर्भय ने देखा उसकी माँ उर्वशी का फ़ोन है। हेलो निर्भय बेटा, मैं उर्वशी बोल रही हूँ। हाँ मोम बोलो। निर्भय के मुंह से आज बहुत दिनों के बाद इतना मीठा सा शब्द मोम सुनकर उर्वशी का मन खुशी से झूमने लगा। उसे ऐसा लगा किसी ने कानों में मधुरस घोल दिया। थैंक यू बेटा, मुझे मोम कहकर पुकारने के लिए। आप मेरी मोम हो, ये एक बहुत बड़ा सच है। हाँ बेटा, मैंने तुम्हें जन्म जरूर दिया मगर परवरिश नहीं कर पाई। इसके लिए मुझे माफ़ करना बेटा। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। कई बार मन में अपराध बोध अमावस की रात की तरह छा जाता है।
पास्ट कैसा भी रहा हो, मगर अब तो मुझे समझ आया है कि आपने क्यों मुझे पापा के पास छोड़ दिया था। अब मैं इतना बड़ा हो गया हूँ कि रिश्तों के इस ताने-बाने को समझने लगा हूँ। अपनी ज़िंदगी से मैंने बहुत कुछ सीखा है, मन से गिल्टी निकाल दो। मुझे समझने के लिए बहुत-बहुत थैंक्स। उर्वशी की आँखें नम हो उठी। आपने बताया नहीं, फ़ोन क्यों किया? मैंने कल रात को एक डिनर पार्टी रखी है तुम्हारी शादी की खुशी में, तुम सबको आना है। उर्वशी की बात सुनकर निर्भय सोच में डूब गया। डिनर पार्टी में जाना है, अनुषा जाएगी कि नहीं पता नहीं। मॉम ने बुलाया है तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो उनको बुरा लगेगा। अनुषा वहाँ जाकर कोई सीन क्रिएट ना करे, डर लगता है। निर्भय बेटा क्या हो गया, तुमने कोई जवाब नहीं दिया? तुम्हारी बातों से भी लग रहा है तुम कुछ ठीक नहीं हो। तबीयत तो तुम्हारी ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ, हम सब आएंगे। थैंक यू बेटा इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए। खुशी से उर्वशी का चेहरा खिल उठा। मॉम, अपने बेटे को आपने इनवाइट किया तो एक्सेप्ट तो करना ही था। इसके लिए थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बेटा, कल मैं इंतज़ार करूँगी। अब रखती हूँ, अनुषा से भी बात करनी है। बाय बेटा, टेक केयर। बाय मॉम। निर्भय का फ़ोन काटकर उर्वशी ने अनुषा को फ़ोन दिया। अनुषा अपनी सोच की दुनिया में विचरण करने में व्यस्त थी तो अचानक मोबाइल बज उठा। झल्लाकर उसने फ़ोन उठाया। इस वक्त कौन फ़ोन कर रहा है? जब देखो तब मिस कॉल आता रहता है। उसने फ़ोन काट दिया। दोबारा रिंगटोन बज उठी तो अनुषा ने देखा फिर उसी नंबर से कॉल आ रहा है। इस बार उसने सोचा निर्भय का फ़ोन आया होगा, मगर ऐसा नहीं हुआ तो झल्ला गई। इंतज़ार करते करते मैं थक गई, मगर निर्भय ने मुझे कॉल तक नहीं किया। मेरे कमरे में कितने दिनों से मिलने भी नहीं आया। सुबह जल्दी निकल जाता हूँ और रात को आकर मम्मा पापा के साथ बिजी हो जाता हूँ। कभी मेरी याद भी नहीं आती। अब देखती हूँ कौन बार बार कॉल कर रहा है। हेलो, कौन? मैं उर्वशी कपूर बोल रही हूँ। पहचाना मुझे? कौन उर्वशी? अच्छा अच्छा, निर्भय की मॉम। हाँ हाँ, निर्भय की मॉम। नमस्ते आंटी, आप कैसी हैं? मुझे फ़ोन क्यों किया? आंटी शब्द सुनकर उर्वशी थोड़ी देर के लिए उदास हो गई। निर्भय की वाइफ मुझे आंटी कह रही है। देखा जाए तो मैं उसकी सासू माँ हूँ। मुझे माँ या मॉम कहती तो बहुत खुशी होती। क्यों, मैं अपनी डॉटर इन लॉ को फ़ोन नहीं कर सकती क्या? बिल्कुल कर सकती हैं आंटी, आप ही मेरी असली सासू माँ हो। निर्भय तो आप ही का बेटा है। आपका मुझ पर ज़्यादा हक बनता है, दूसरे लोग तो नाम के रिश्तेदार हैं। अपने मन की भड़ास निकाल दी उर्वशी के सामने अनुषा ने। अनुषा की तीखी बातें सुनकर उर्वशी सोचने पर मजबूर हो गई। ऐसे लहजे में क्यों बात कर रही है अनुषा? इसे क्या हो गया? क्या जूही से लड़ाई हो गई या लेखा से लड़ाई हो गई? इसका इशारा तो जूही और लेखा की ओर ही है। नहीं नहीं, जूही और लेखा ऐसी नहीं है, दोनों तो निर्भय की शादी से बहुत खुश है। फिर लड़ाई क्यों होगी? जूही लड़ाई करने वालों में से नहीं है। उसने तो आदित्य से भी कभी लड़ाई नहीं की। निर्भय को अपने बेटे से कम नहीं समझती। निर्भय भी जूही को पाकर बहुत खुश है। अनुषा के मन में क्या है, मुझे थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा। नहीं अनुषा, तुमने गलत सोचा। निर्भय को मैंने जन्म दिया, मगर शिक्षा जूही से ही मिली है और प्यार भी उसी से मिलता। वही उसकी असली माँ है। मैंने तो उसे जन्म देकर छोड़ दिया था अपने पापा के भरोसे और दूसरी शादी कर ली। मुझे अपनी गलती का एहसास है, इसीलिए मैंने कभी भी निर्भय को अपना बेटा कहकर हक नहीं जताती। मगर तुमने ऐसा क्यों सोचा? तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? सच तो सच है आंटी, सौतेली माँ ही होती है, कभी अपनी नहीं हो सकती। जूही को सौतेली माँ कहकर उसका अपमान मत करो बेटा, वो अपनी माँ से भी बढ़कर है। उसके लिए मेरे मन में काफ़ी रिस्पेक्ट है। उसने ऐसा क्या किया जो तुम्हारे मन में उसके लिए ऐसी भावना है? दोनों माँ बेटी तो जादूगरनी है। निर्भय और पापा पर जादू करके रखा है, इसीलिए निर्भय मेरी कोई बात नहीं सुनता। आजकल उससे मेरा रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है। अनुषा की बात सुनकर उर्वशी आश्चर्यचकित हो गई। उसने आश्चर्य से पूछा, निर्भय तुम्हारी बात नहीं मानता? कौन सी बात नहीं मानता? यही कि लेखा और उसकी माँ को पापा की संपत्ति पर नजर है, तभी तो आप अपने जादू के बल पर इस घर पर राज कर रही है दोनों। यही बात मैं निर्भय से कहती हूँ तो निर्भय बहुत गुस्सा हो जाता है। पर मैं अभी आई हूँ, दोनों की चालबाजी मैं सफल नहीं होने दूंगी। इसी बात को लेकर निर्भय से कई दिनों से मेरी लड़ाई चल रही है। आप निर्भय की असली माँ हैं, इसलिए आपसे सब बातें करने में मुझे कोई झिझक नहीं। उम्मीद है कि आप मुझे समझेंगी। अगर मैं निर्भय की असली माँ हूँ तो मुझे आंटी क्यों कह रही हो? उर्वशी ने ह्यूमन साइकोलॉजी लेकर पढ़ाई की है, इसीलिए इंसान के साइकोलॉजी समझने में उसे ज़्यादा देर नहीं लगती। उसे समझ में आ गया कि लेखा और जूही की पर्सनैलिटी से अनुषा को कॉम्प्लेक्सन होने लगा है। वो दोनों से जलने लगी है। घर में दोनों ही बहुत इज्जत और वैल्यू है, इसीलिए इन
इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित है वो। निर्भय से दोनों के बारे में बहुत बुराई की होगी, इसीलिए निर्भय नाराज हो गया और उससे बात करना बंद कर दिया होगा। कल मेरे घर में आने दो, फिर उसे और अच्छे से समझूंगी। आदित्य और जूही के जीवन में फिर से कोई तूफान उठे जिसका असर निर्भय और लेखा पर हो, ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। इधर अनुषा भी चुप होकर सोच रही है कि उर्वशी की बातों का क्या जवाब दिया जाए। क्या हुआ बेटा, मेरी बात सुनकर चुप क्यों हो गई? सॉरी मॉम, मुझसे गलती हो गई। अनुषा की बातों से शहद टपक रही है, ये भी समझ गई उर्वशी। अनुषा को भी उर्वशी से मतलब है, क्योंकि निर्भय उनका बेटा है, इसीलिए उनसे बातें मनवाने की कोशिश करनी पड़ेगी, यही सोचा उसने। कोई बात नहीं, ऐसी गलती हो जाया करती है। तुम शादी के बाद अमेरिका नहीं गई? हिंदुस्तानी शादी में तो रीति रिवाज होता है, शादी के बाद एक बार मायके जाना चाहिए। निर्भय जाना नहीं चाहता, इसीलिए नहीं गई। फिर उर्वशी सोचने लगी, निर्भय क्यों नहीं जाना चाहता? मुझे समझ में आ गया, तुम्हें और ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तुम तो मॉडर्न, एजुकेटेड, इंडिपेंडेंट लड़की हो, खुद क्यों नहीं चली जाती? वहां जाकर तुम्हारा मन भी चेंज हो जाएगा। निर्भय के बिना मुझे जाना अच्छा नहीं लगता, उसके बिना मैं रह नहीं सकती। फिर उर्वशी सोचने लगी, निर्भय को अकेला नहीं छोड़ना चाहती ताकि परिवार के साथ घुल मिल सके। निर्भय के प्रति तुमने जो अन्याय किया उसका हिसाब किताब तो कभी न कभी चुकाना पड़ेगा। मैं उर्वशी कपूर हूँ, किसी भी कीमत पर मैं निर्भय का जीवन दोजक बनने नहीं दूंगी। मैं तो यही कहूंगी, एक बार मम्मी पापा से मिलकर आ जाओ। जगह परिवर्तन होने से मन भी परिवर्तन आता है। निर्भय के पास इस समय बहुत काम होगा, इसीलिए शायद जाना नहीं चाहता होगा। मन तो मेरा ठीक है, मुझे कुछ नहीं हुआ। ठीक है तो अच्छी बात है, हमारे घर कल डिनर पर आना है, इसीलिए मैंने तुम्हें फ़ोन किया है। इनविटेशन करने के लिए थैंक यू आंटी। नहीं नहीं मॉम, कोई बात नहीं, आंटी कहने से ही खुश हूँ, तुम आना जरूर। पर मैं कैसे आऊँगी? बातों को चबाते चबाते कहा अनुषा से। सबके साथ आओगे, अपने परिवार के साथ। निर्भय साथ में रहेगा, फिर क्यों चिंता कर रही हो? आप कह रही हो मॉम तो मुझे आना ही पड़ेगा, मैं जरूर आऊँगी। यू मोस्ट वेलकम बेटा, मैं रखती हूँ, बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है, सब निपटाना है। थैंक यू मॉम, कुछ और कहने जा रही थी अनुषा, मगर उससे पहले उर्वशी ने फ़ोन काट दिया। मोबाइल हाथ में लेकर ही उर्वशी का मन गहरी सोच में डूब गया। ये लड़की तो बिल्कुल मंत्रा निकली। आदित्य और जूही के घर में आग लगाने पर तुली हुई है, इसीलिए आज जूही कुछ उदास उदास सी थी। पूछने पर भी कुछ नहीं बताया। मेरा निर्भय बहुत भोला भाला, इसीलिए इसे समझ नहीं पाया। इधर आदित्य और जूही भी इतने सीधे पड़ जाते हैं कि सब लोग बुद्धू समझने लगते हैं। मुझे जूही से बात करनी पड़ेगी, आने दो घर में, फिर मौका ढूंढकर जूही से बात करूंगी। इस लड़की की साइकोलॉजी भी मुझे अच्छे से समझनी है, ताकि मैं या तो इसे बदल सकूं या फिर घाट घाट का पानी पिला दूं। पहले मुझे जूही से जानना है कि उसने कितनी कड़वी कड़वी बातें की है। अगर उसने करेले जैसे कड़वी बात की है तो उसमें नीम चढ़ाकर वापस करना है उसे। अमेरिका में जन्मी पली बड़ी, इसीलिए खुद को बहुत मॉडर्न और स्मार्ट समझती है। हम इंडिया में बैठकर बिल्कुल गंवार और मूर्ख है। इसका स्मार्टनेस जब तक कम ना करूं तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। इतनी अच्छी भोली भाली जूही को उसने दर्द दिया, दर्द पर चक्कर वर्दी ब्याज लगाकर वापस करूंगी, मेरा पक्का वादा। अनुसार देखो आगे आगे क्या होता है। तो दोस्तों आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।